हाँ, सो नेक्स्ट हेडिंग दो, SN NGP, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेबरिंग ग्रुप। ठीक है, इसको हम कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। एनजीपी बोले तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन में क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। सो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जो है इज नथिंग बट इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फॉलोड बाय अटैक ऑफ एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल, है ना, कि एक ऐसा रिएक्टेंट है जिसके अंदर लिविंग ग्रुप भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर जो बनता है वो कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करते हैं। सारी बात समझ में आपको? सो कैसा दिखेगा? एक आपके पास होगा कार्बन, कुछ नहीं लिखना है, पहले ध्यान से समझना है ना, लिखने का टाइम मैं आपको दूंगा, पहले ध्यान से सब। एक कार्बन है, एक बगल में उसके कार्बन, ठीक है, इस कार्बन से लगा है लिविंग ग्रुप, है ना, बाकी दो मान लो CH3 है और एक हाइड्रोजन है। फिर यहां पे दूसरे कार्बन से लगा है कोई इंटरनल ग्रुप, लेट्स से उसका सिंबल है Z, and the criteria of Z that it must be nucleophilic, anything which has electron pair to be donated, nucleophile जैसा होना चाहिए। क्या क्या हो सकता है मैं भी बताऊंगा आपको। यहां पे H है और यहां पे CH3, लेट्स से ऐसा कुछ, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि ये इसके पास कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होता है, या तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जिनको हम लोन पेयर कहते हैं, या फिर बेंजीन रिंग होगा जिसका पाई बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, या फिर पाई बॉन्ड होगा, एल्कीन होगा, कोई भी हो सकता है जो नेबरिंग ग्रुप का काम करे। ये इंटरनल न्यूक्लियोफाइल है जो मॉलिक्यूल के अंदर ही है, और ये है आपका लिविंग ग्रुप। सबसे पहले स्टेप में इसका इस पे अटैक होता है और लिविंग ग्रुप लीव कर जाता है। ये है नेबरिंग ग्रुप बाय द वे। तो क्या होगा? पहली बात तो ये कि ये स्लो होगा, मतलब ये RDS है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। कुछ नहीं लिखना है, समझना है पहले, ऑफ Z। ध्यान से तीनों बातें समझो। पहला स्टेप, अटैक हुआ, लिविंग ग्रुप लीव किया, स्लो है, RDS है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द ग्रुप व्हिच अटैक्स इन द फर्स्ट ना। ध्यान समझो, अगर ये ग्रुप इस पे अटैक कर रहा है तब ये लीव कर रहा है, मतलब ये काइंड ऑफ SN2 अटैक हुआ, SN2 टाइप का अटैक हुआ। मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 नहीं है, इसका ऑर्डर 1 है रिएक्शन का। क्यों? क्योंकि जो स्लो स्टेप है उसमें कितने रिएक्टेंट है? अकेला यही तो है, राइट। सो ऑर्डर क्या है इसका? कोई पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1 है। लेकिन एक बात समझो कि जब ये पहला अटैक होगा तो क्या यहां पे इन्वर्जन होगा? नहीं क्या? अगर अटैक होगा बैक साइड से तो इन्वर्जन होगा। दूसरा पॉइंट समझो कि ये जो ग्रुप है और ये जो है, अगर इनके ऊपर इन्वर्जन हो रहा तो दे बोथ ऑफ दीज टू ग्रुप्स मस्ट बी एंटी पैरेलल टू वन अदर और एंटी टू वन अदर। कि जैसे ये लीव कर रहा है, अगर यहां लिविंग ग्रुप लगा है नीचे की तरफ, तो जो नेबरिंग ग्रुप होना चाहिए वो ऊपर से अटैक करना चाहिए, बैक साइड अटैक जिसको हम कहते हैं SN2 में जो होता है, राइट। कि नेबरिंग ग्रुप जो होना चाहिए दैट मस्ट बी एंटी टू लिविंग ग्रुप। क्या? Z which is the neighboring group must be anti to लीविंग ग्रुप L। ठीक है, पहला एस्पेक्ट क्लियर है ना। अगेन फिर से बोल रहा हूं, लिखना नहीं है, लिखने का मैं टाइम दूंगा, पहले समझते चलते इसको। होगा यूं कि यहां पे H C CH3 और यहां पे कार्बन के नीचे आ जाएगा हाइड्रोजन और यहां रह जाएगा
CH3 और यहाँ पे आपका नेबरिंग ग्रुप लग जाएगा। सो मैंने इन्वर्जन कर दिया टेक्निकली। इन्वर्जन कैसे कर दिया कि लिविंग ग्रुप की साइड में न्यूक्लियोफाइल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से अटैक कर रहा है, तो जो लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड में लगा होगा वो लिविंग ग्रुप की जगह आ जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, राइट। तो यहाँ पे H नीचे आ गया, ये Z लगा और Z पे प्लस भी आएगा मोमेंटरली, क्योंकि पहले न्यूट्रल था, उसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दिया तो उस पे प्लस आया। यहां तक तो देखो सब कुछ समझ में आता है, इसके बाद बहुत डिफिकल्ट होता है समझना। इसके बाद जो दो एस्पेक्ट है उन दोनों में से एक एस्पेक्ट तो समझ में आ जाता है, दूसरा एस्पेक्ट हो जाता है डिफिकल्ट। तो स्टेप 1 के बाद स्टेप, अच्छा ऐसी रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सर एक लिविंग ग्रुप है Cl और उसी ग्रुप के अंदर बीच में कोई SH लगा हुआ है, तो SH इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा, Cl लीव कर जाएगा, इन्वर्जन होगा, उसको हम इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन के नाम से पढ़ते थे, राइट। क्वेश्चन कराए थे मैंने बहुत सारे इंट्रामोलिकुलर अटैक के, कि यहाँ पे पहले अमोनिया बना, वही अमोनिया आई पे अटैक कर रहा है तो साइक्लिक अमाइन बन जाता था। बहुत सारे क्वेश्चन अपन इंट्रामोलिकुलर ऑलरेडी करे हुए, अगर आपको याद हो तो लास्ट ही क्लास में करे हुए हैं कि ब्रिजहेड वाला अमाइन बना, तो भी तो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ही था। तो नेबरिंग क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। टेक्निकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एंड इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। द ओनली डिफरेंस इज कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो फर्दर रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है, तो हम पूरे रिएक्शन को नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कहते हैं, कि नेबरिंग ग्रुप आया और नेबरिंग ग्रुप गया। और अगर नेबरिंग ग्रुप आके अटैक करके रह जाए वहीं पे, तो दैट इज सिंपली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। सही बात समझ में, कि यही रिएक्शन रुक जाए तो नॉर्मल इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बात खत्म। पर ये इसके बाद फर्दर रिएक्ट करे तो क्या होगा फिर, अब देखो ध्यान से। अगर इसके बाद आप बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल लाते हो दुनिया में, अगर आप बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आते हो तो होगा क्या। ये दोनों बातों को ध्यान से समझना, सारा ध्यान तुम्हारा अब यहाँ पे होना चाहिए फोकस के साथ। ना समझ में 5 बार पूछो 10 बार पूछो पर समझो। एक तो ये कार्बन पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, जैसे इपॉक्साइड का होता था। इपॉक्साइड इसीलिए इससे पहले समझना जरूरी है क्योंकि आसानी से समझ में आ जाता है कि अब 2 कार्बन है जो इलेक्ट्रोफिलिक है, ये भी है और ये भी है। यहां अटैक होगा, नेबरिंग ग्रुप का बॉन्ड टूट जाएगा, जेड वापस, जैसे इपॉक्साइड में ऑक्सीजन चला जाता था वापस, और इधर से न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा। और अगर यहां अटैक होगा तो जेड उधर चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल इधर से आके लग जाएगा। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बताओ पहले। सबको क्लियर है क्या, ये पक्की बात है। तो अगर मैं इसको लिखूं, अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा H, यहां पे कार्बन, यहां पे CH3, ठीक है, और यहां पे ऊपर से क्या लग जाएगा, जेड। और आप मुझे बताना समझ में ना आए तो, न्यूक्लियोफाइल जब यहां पे अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जब यहां पे अटैक करेगा तो ये वापस इन्वर्जन करेगा कि नहीं करेगा, आया ना। फिर से SN2 अटैक हो रहा है ना, तो फिर से इन्वर्जन होगा, मतलब इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन इज रिटेंशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि NGP पार्टिसिपेशन, नेबरिंग ग्रुप के पार्टिसिपेशन में न्यूक्लियोफाइल जब लगता है तो न्यूक्लियोफाइल वहीं लगता है जहां से लिविंग ग्रुप लीव करता है। बट दैट इज नॉट इट। एक और प्रोडक्ट है जो हमने अभी तक लिखा नहीं, क्या, कि जब यही न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक कर दे तो यहां पे इन्वर्जन होगा, जहां अटैक करेगा वहां इन्वर्जन होगा, राइट ना। कहीं का इन्वर्जन हो सकता है ओवरऑल इन्वर्जन जैसा फील ना हो, पर कहीं का इन्वर्जन हो सकता है ओवरऑल इन्वर्जन जैसा फील हो। क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे इन्वर्जन हुआ था क्या कभी, अभी तक रिएक्शन में इस कार्बन पे कोई भी इन्वर्जन नहीं हुआ, पहली बार इन्वर्जन हो रहा है, मतलब नेट इन्वर्जन ही होगा। और इस कार्बन पे एक बार इन्वर्जन पहले ही हो चुका था, एक बार वापस हो रहा है, मतलब 2 बार इन्वर्जन, मतलब नेट रिटेंशन। तो एक प्रोडक्ट तो रिटेंशन प्रोडक्ट बनता है जिसमें सिर्फ लिविंग ग्रुप हटाना है, न्यूक्लियोफाइल लगाना है, नेबरिंग ग्रुप की तरह ही रहेगा। लेकिन जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसको ध्यान से देखना, कार्बन जो न्यूक्लियोफाइल जहां पे लगा है वो उसके बगल का वाले कार्बन पे लगेगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल कहां लगेगा, यहां पे, और यहां पे इन्वर्जन होगा तो H तो यहीं रहेगा सर, CH3 चला जाएगा ऊपर। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। और साथ में जो आपका Z है दैट इज नेबरिंग ग्रुप, वो कहां आ जाएगा, बगल वाले कार्बन पे, नीचे की ऊपर, तो यहां पे रह जाएगा Z, और CH3 यही रहेगा, और H
ये दो प्रोडक्ट बनते हैं एनजीपी रिएक्शन में। पहला प्रोडक्ट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मोस्टली यही एस्पेक्ट इस क्वेश्चन में पूछा जाता है। और दूसरा प्रोडक्ट समझना जरूरी है, इट्स नॉट इन्वर्जन, इट्स इन्वर्जन प्लस चेंज ऑफ पोजीशन। देखो क्या हुआ दूसरे प्रोडक्ट में कि नेबरिंग ग्रुप चला गया बगल वाले कार्बन पे जहां लिविंग ग्रुप था, न्यूक्लियोफाइल वहां आ गया जहां नेबरिंग ग्रुप था। अच्छा, नेबरिंग ग्रुप उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल पहले था, और न्यूक्लियोफाइल उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप पहले था। अरे क्या नीचे लिविंग ग्रुप था, फाइनली न्यूक्लियोफाइल नीचे ही लगेगा। देखो डायरेक्शन सेम रहेगा, पहले भी न्यूक्लियोफाइल नीचे लगा था, दूसरे कार्बन में भी नीचे ही लगेगा। पहले भी नेबरिंग ग्रुप ऊपर था, दूसरे वाले पे भी ऊपर ही रहेगा, लेकिन पोजीशन फ्लिप हो जाएगी। पोजीशंस फ्लिप हो जाएंगी कि नेबरिंग ग्रुप की जगह पे न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा और न्यूक्लियोफाइल की जगह पे नेबरिंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप की जगह पे नेबरिंग ग्रुप आ जाएगा ऑन दी ऑपोजिट साइड। सो एक होता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, दूसरा होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एट बोथ कार्बन्स। देखो आप टेक्निकली देखोगे तो इन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे। कैसे? जेड ऊपर लग रहा है, किस डायरेक्शन में? लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और न्यूक्लियोफाइल नीचे लग रहा है किस डायरेक्शन में? नेबरिंग ग्रुप के ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट? तो दोनों कार्बन पे या तो इन्वर्जन करोगे, दोनों कार्बन पे या तो रिटेंशन करोगे। लेकिन जब दोनों कार्बन पे इन्वर्जन करोगे तो पोजीशन भी चेंज करोगे और ओरिएंटेशन भी चेंज करोगे। थोड़ा बहुत समझ में आया? लिखो, बाकी मैं क्वेश्चन के थ्रू और क्लैरिफाई कर दूंगा कि इसका क्या मतलब। अब इसमें हम ये समझते हैं कि जो आपका नेबरिंग ग्रुप है वो कौन कौन हो सकता है ना? इसे तो हमने समझ लिया ना कि नेबरिंग ग्रुप मस्ट बी एंटी पोजीशन टू दैट ऑफ नेबरिंग ग्रुप मस्ट बी एट एंटी पोजीशन टू दैट ऑफ लिविंग ग्रुप, तभी एनजीपी रिएक्शन होगी। अगर नेबरिंग ग्रुप एंटी पोजीशन पे नहीं है लिविंग ग्रुप से, तो आप क्या बोलोगे कि सर हम घुमा के ले आएंगे, बिकॉज देयर इज ऑलवेज फ्री रोटेशन पॉसिबल अलोंग सिंगल बॉन्ड। तो जैसे मान लो कि इधर लगा है आपका लिविंग ग्रुप सॉर्स प्रोजेक्शन में, और इधर लगा है नेबरिंग ग्रुप, तो आप क्या करोगे कि इसको ले जाओगे इधर और इसको ले आओगे इधर, ताकि दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे आ जाए, फिर आप उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड करोगे। सो दैट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड एनीवे, करेंगे उसको हम डिसाइड नो डाउट, पर हम पहले जनरल कॉन्सेप्ट समझ लेते कि भाई कौन कौन नेबरिंग ग्रुप का काम कर सकता है। What are the groups that can actually act as neighboring group? So ये वो ग्रुप्स हैं जो नेबरिंग ग्रुप का काम करते हैं एनजीपी रिएक्शन। NH माइनस मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो तुमने पढ़ा है, इन सबको हमने न्यूक्लियोफाइल की तरह पढ़ा है कभी ना कभी, देख लो आप। ऑल्सो पाई बॉन्ड ध्यान देना यहाँ पे, और बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग का कोई डेरिवेटिव, ये सब क्या होंगे? नेबरिंग ग्रुप का काम कर सकते हैं। ध्यान दो यार, ये सब नेबरिंग ग्रुप का काम कर सकते हैं। OH OR सब नेबरिंग ग्रुप का काम कर सकते हैं। दी ओनली डिफरेंस, अच्छा क्या नेबरिंग ग्रुप के बगल वाले कार्बन पे होना कंपलसरी है? नहीं, नेबरिंग ग्रुप थर्ड कार्बन में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। वो एग्जांपल समझाने के लिए मैंने एक ही एग्जांपल ले सकता हूं ना मैं, तो मैंने बगल वाले कार्बन पे लिया, बट नेबरिंग ग्रुप कैन बी एनीवेयर विद इन द मॉलिक्यूल, है ना? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि नेबरिंग ग्रुप जो है OR जब होगा तो वो बगल वाले पोजीशन पे रहते हुए नेबरिंग ग्रुप का काम नहीं करता है। बस ये एक रटने वाला इसे फैक्ट है क्या, कि OR ग्रुप कैन शो नेबरिंग ग्रुप फ्रॉम अदर कार्बन्स 1,4 पोजीशन, 1,5 पोजीशन, 1,3 पोजीशन से कर सकता है, लेकिन 1,2 पोजीशन से नहीं करता। क्या मतलब है इसका, मैं क्लैरिफाई कर दूं। मान लो यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे OR है, OR मतलब OCH3 ले लो फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे आयोडीन लगा है और यहाँ पे बाकी के दो कार्बन लगा है। तो यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है उसका लोन पेयर तो है, लेकिन वो यहाँ पे एनजीपी का काम नहीं करेगा। लेकिन यही मान लो ऐसा है कि यहाँ पे आपका लगा है लिविंग ग्रुप, यहाँ पे है थर्ड कार्बन पे है OR, और यहाँ पे है इसके पास लोन पेयर, तो ये एनजीपी का काम कर सकता है।
अच्छा, इस एग्जांपल को देख के ये मत रट लेना कि सिर्फ OR है जो 1,4 से करता है, बाकी सब सिर्फ 1,2 से करता है, ऐसा नहीं है। नेबरिंग ग्रुप कैन बी एनीवेयर विद इन दी मॉलिक्यूल। 1,2 इज अ कॉमन सिनारियो, कॉमनली 1,2 पे रहता है क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है, सो याद रखना कि Z कैन बी, Z मतलब नेबरिंग ग्रुप लिखना आप, Z कैन बी एनीवेयर इन द मॉलिक्यूल, इन द सबस्ट्रेट लिख लो ताकि और क्लियर है। सबस्ट्रेट मतलब रिएक्टेंट में कहीं भी नेबरिंग ग्रुप हो सकता है, नॉट नेसेसरली एट 1,2 पोजीशन, है ना। हाँ, OR में पक्का है कि 1,2 वाला नेबरिंग ग्रुप नहीं होगा, बगल वाला नेबरिंग ग्रुप का काम नहीं करेगा, है ना। कि अगर कोई OR ग्रुप बगल में लगा है इस कार्बन पे, जैसा अभी देखा था हमने, तो उसमें वो नेबरिंग ग्रुप का काम नहीं करता। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू शुड नो। 1,3 करेगा ना, करा ना, 1,3 तो है ये, 1, 2, 3, इसीलिए 1,3 को मैंने अलग से स्पेसिफाई कर दिया। 1,4, 1,5 तो इधर भी लिखा है, 1,2 के छोड़ के कुछ भी कर सकते। तो सबसे पहले जो फर्स्ट वेराइटी ऑफ फर्स्ट पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए कि एनजीपी रिएक्शन में कुछ कुछ पॉइंट्स हमने समझ लिए, कुछ और पॉइंट समझेंगे। कब एनजीपी होगा ये पता करना। हाँ, ओके। सो एक बार फिर से अपन रिविजिट कर लेते हैं क्या हुआ। नेबरिंग ग्रुप ने अटैक किया, इन्वर्जन हुआ, फिर वापस से न्यूक्लियोफाइल ने उस कार्बन पे अटैक किया, रिटेंशन हुआ। तो एक प्रोडक्ट रिटेंशन को हुआ, एक प्रोडक्ट स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा कि नेबरिंग ग्रुप के वाले कार्बन पे ही अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे बाद में दूसरे स्टेप में, तो न्यूक्लियोफाइल विल बी अटैच्ड टू अनदर कार्बन जहां पे नेबरिंग ग्रुप था, और नेबरिंग ग्रुप विल गो टू द कार्बन जहां पे न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप था, राइट। सो ये दो एस्पेक्ट हमने किए। फिर हमने डिस्कस किया इसमें क्या कि फर्स्ट स्टेप ही इसका आरडीएस है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, काइंड ऑफ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है ये, SN1 टाइप, SN है पर 1 है, कार्बोकेटाइन वाला 1 नहीं, नॉर्मली 1, राइट। रेट ऑफ रिएक्शन जितना अच्छा नेबरिंग ग्रुप का न्यूक्लियोफिलिसिटी होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ऑर्डर इसका 1 है। एंड द फिफ्थ पॉइंट, और कहीं भी लिख सकते हो वैसे आप, कभी लास्ट में कहीं नोट करके लिख लो क्या कि ड्यूरिंग एनजीपी रिएक्शन retention of configuration is observed when, ये भी मैं क्लैरिफाई कर दूं, रिटेंशन ऑब्जर्व तो होता है पर कब, जब न्यूक्लियोफाइल वहीं लगे जहां लिविंग ग्रुप था, है ना। when, सॉरी when तो लिख लिया, when nucleophile gets attached to कहां पे, कार्बन कंटेनिंग लिविंग ग्रुप। बोलोगे सर ये लिखने की क्या जरूरत है, वैसे भी न्यूक्लियोफाइल वही लगता है जहां पे लिविंग ग्रुप। नहीं, ऐसा नहीं, एनजीपी में ऐसा नहीं होता है ना, नॉर्मली ऐसा ही होता है, बट एनजीपी में अभी तो देखा कि लिविंग ग्रुप जो था वहां भी न्यूक्लियोफाइल लग सकता है, और जहां नेबरिंग ग्रुप था वहां भी न्यूक्लियोफाइल लग सकता है। तो रिटेंशन तभी होगा जब लिविंग वाली ग्रुप वाली जगह पे न्यूक्लियोफाइल लगता है, कहीं और लगेगा तो इन्वर्जन भी होगा। ठीक है। अच्छा, दोनों कार्बन पे हमेशा अटैक हो ये जरूरी नहीं है। जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें दोनों कार्बन पे अटैक हो रहा है, नेबरिंग ग्रुप का लगा हुआ कार्बन और बगल मेन कार्बन, बट हमेशा दोनों कार्बन पे अटैक हो ये जरूरी नहीं। ठीक है, ये लिख लिया सबने। क्वेश्चन करते हैं। पहले पहले हम ये सीखते हैं कि क्वेश्चन देख के समझ में आ जाए कि यहाँ एनजीपी होगा, तभी तो हम प्रोडक्ट बना पाएंगे। पहले एनजीपी पता करना तो सीखें। तो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है क्या,
आइडेंटिफाई कंपाउंड्स विच मे शो एनजीपी रिएक्शन. Identify compounds which may ठीक है. एनजीपी जिसमें जिसमें भी होगा वो आपको मार्क करना है. ठीक है. इन सब में आपको पता करना है कि कहां कहां एनजीपी होगा, कहां कहां नहीं होगा, और क्यों होगा और क्यों नहीं होगा. बताओ फर्स्ट वाले में एनजीपी होगा क्या?
फर्स्ट वाले में एनजीपी होगा। कैसे सर, ये रहा लिविंग ग्रुप और ये रहा नेबरिंग ग्रुप, नेबरिंग ग्रुप के पास लोन पेयर भी है, तो फर्स्ट वाले में तो होगा। सेकेंड वाले में देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर और क्लोरीन लिविंग ग्रुप थर्ड पोजीशन पे है, सेकेंड पे होता तब भी होता, थर्ड पे होता तब भी होता, तो इसमें भी होगा। थर्ड वाले में एक आयोडीन अगर लिविंग ग्रुप है तो बीआर क्या है, नेबरिंग ग्रुप है, तो थर्ड में भी होगा। अगर बीआर लिविंग ग्रुप है तो फिनाइल भी तो नेबरिंग ग्रुप का काम करता है, बेंजीन रिंग, है ना। तो बीआर अगर लिविंग ग्रुप है तो फिनाइल क्या है, नेबरिंग ग्रुप है, तो यहां भी होगा। अगर आयोडीन लिविंग ग्रुप है तो ये रहा फिर से फिनाइल क्या होगा, नेबरिंग ग्रुप होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा ऐसे, तो यहां भी होगा। अगर ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है तो पाई बॉन्ड भी तो नेबरिंग ग्रुप का काम करेगा, तो यहां भी होगा। अगर Cl लिविंग ग्रुप है तो NH2 नेबरिंग ग्रुप है, यहां भी होगा। अगर Cl लिविंग ग्रुप है तो NH2 नेबरिंग ग्रुप है। मतलब जहां इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है, वहां नेबरिंग ग्रुप की पॉसिबिलिटी भी है। तो इन एडिशन टू दैट फिनाइल और पाई बॉन्ड वाले भी इंक्लूड करने आपको। यहां पे OR अगर नेबरिंग ग्रुप है तो Cl लिविंग ग्रुप है, तो यहां पे भी NGP है। यहां पे नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि नेबरिंग ग्रुप एंड सेम साइड में नहीं हो सकते। बोलोगे सर आपको कैसे पता कि यहां पे ऑपोजिट साइड में ना हो, हम घुमा के ऑपोजिट ला सकते हैं। यहां पे साइक्लोहेक्सेन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप घुमा के ले आओ, है ना। ओपन चेन क्या है, घूम जाता है, उसे भी घुमा लो आप, फ्री रोटेशन है, और फ्री रोटेशन कन्फर्मर बनाने से मॉलिक्यूल की स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं बदलती है ना। तो यहां पे फ्री रोटेशन नहीं है, और इन सब में हमें समझ में आ रहा क्या कि नेबरिंग ग्रुप एंड लीविंग ग्रुप आर नॉट एंटी, और अगर नेबरिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप एंटी नहीं है, यहां पे भी दूसरे में भी सेम लॉजिक, तो इसलिए दोनों में ही एनजीपी नहीं होगा। यहां पे होगा क्या, बिल्कुल होगा। ये रहा लिविंग ग्रुप और ये पूरी फिनाइल रिंग रही नेबरिंग ग्रुप, इधर अटैक होगा, यहां पे होगा। सो देखो ध्यान दो, ओटीएस तो लिविंग ग्रुप है, सबको याद है ना, टोसाइलेट, है ना। ओएसी लगता है ओआर है, बच्चों को लगता है कि सर ओआर, अभी आपने सिखाया था कि ओआर जो है वो नेबरिंग ग्रुप का काम, ओआर नहीं है, ये है। इस ग्रुप को CH3CO को शॉर्ट नाम AC लिखते हैं, है ना। तभी इसका नाम एसीटोन होता है जब इधर CH3 लग जाता है, तो एसीटोन, एसिटिक एसिड, एसिटल्डिहाइड, उसी से आता है सब कॉमन नेम। तो ये OAC है, तो यहां पे नेबरिंग ग्रुप है ना भाई, इसका लोन पेयर नेबरिंग ग्रुप का काम कर देगा इधर से, और ये लिविंग ग्रुप का काम करेगा, तो यहां भी। तो इन सब जगहों पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन है, बस देखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे चेक करना है। लिख लिया, ओके। नाउ एनजीपी रिएक्शन विल नॉट बी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे, वही रिएक्शंस हैं, बस नेबरिंग ग्रुप होने की वजह से रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जा रहा है, बस स्टीरियो केमिस्ट्री मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना। ये लिख लिया सबने, रेहाना कुछ बोलो, लिख लिया, ठीक है। कोई है जिसने नहीं लिखा है, ठीक। सो नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन। अब इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है अलग अलग तरीके से अलग अलग बुक में लिख देंगे ऐसे। एनजीपी रिएक्शन में, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिख लो, बट चलो इसको पहले समझाता हूं। मान लो यहाँ पे एक लगा है और यहाँ पे दूसरा लगा है, यहाँ पे लगा है OAC OTS, और यहां पे लगा है OAC एंड OTS, ठीक है। तो
ये बताओ कि इनमें से किसमें एनजीपी होगा और किसमें एनजीपी नहीं होगा। नीचे वाले में एनजीपी होगा, राइट। ओएसी यहां पे अटैक करेगा, ओटीएस निकल जाएगा, और जो भी कहानी समझ में आ रहा है, राइट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है सर? सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं NaOH के साथ और इसकी रिएक्शन भी कराता हूं मैं NaOH के, तो इन दोनों रिएक्शंस का एंड प्रोडक्ट क्या होगा अगर हमें पता करना है। तो हमें पता है कि इस रिएक्शन में लीविंग ग्रुप तो ये है, लेकिन सर यहां पे एनजीपी नहीं हो, राइट। ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको समझाने के लिए भी कर रहा हूं कि क्या इसका आउटपुट आने वाला है। एनजीपी नहीं होगा पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगी ना भाई, ओटीएस लीविंग ग्रुप है, तो एनजीपी नहीं होगा तो नॉर्मली वैसे ये कौन सी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन है। मान लो यहां पे H है और यहां पे भी H है, तो ये क्या करेगा? OH माइनस यहां पे अटैक करेगा और OTS लीव कर जाएगा, ये होगा। देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ नेबरिंग ग्रुप, डायरेक्ट अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा? OAC का कुछ होगा क्या? OAC का कुछ हो रहा है क्या? OAC का तो कुछ नहीं हो रहा, बस OTS जिस साइड में था, बाय द वे रिएक्टेंट अपना ये है ना, OTS जिस साइड में था उसके ऑपोजिट साइड में, क्योंकि ये SN2 अटैक है, ये वाला क्या है? SN2 अटैक है, तो जिस साइड में OTS था उसके ऑपोजिट साइड में OH लग जाएगा क्या? तो OTS के ऑपोजिट में मैंने क्या लगा दिया? OH, और यहां पे H और यहां पे H। इसमें क्या हुआ? ओवरऑल इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कि जहां लिविंग ग्रुप था उसके ऑपोजिट साइड में मैंने न्यूक्लियोफाइल लगाया। वही अगर यहां पे एनजीपी होता तो पहले तो याद रखो कि ये रिएक्टेंट इंट्रामोलिकुलर अटैक करेगा, और सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनेगा इसका इंट्रामोलिकुलर अटैक का, वो क्या बनेगा कि यहां से ओटीएस निकलेगा और ओएसी नीचे से आके लग जाएगा। बोलो क्या ये सबको समझ में आ रहा है? ओएसी प्लस नीचे से लगेगा और ओटीएस ऊपर से बाहर निकल जाएगा, और ये CH3 ऑपोजिट साइड में चला जाएगा, राइट। एक बार इन्वर्जन हो जाएगा ना यहाँ पे, सॉरी H था ना शायद, देखो ध्यान से, यहाँ पे H था पहले नीचे, यहाँ भी H नीचे था। इंट्रामोलिकुलरली OAC ने इधर अटैक किया तो यहाँ पे इन्वर्जन हो जाएगा, इस कार्बन पे इन्वर्जन होगा तो H ऊपर चला जाएगा इसका, और नीचे क्या होगा? नीचे की तरफ से OAC प्लस का बॉन्ड बन जाएगा मोमेंटरीली, हाँ या ना? बनेगा। अब इस पे NaOH का अटैक होगा, जिसके खुद के दो तरीके हैं, दो पोजीशन से, मतलब तरीका तो एक ही है कि दोनों में NaOH ऊपर से ही अटैक करेगा, लेकिन एक इस कार्बन पे करेगा एक बार और एक बार बगल वाले कार्बन पे करेगा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ ना बताओ ना यार, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है तो बोलो कि आ रहा है समझ में सबको। अब अगर NaOH पहले ऊपर से अटैक करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर से इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन इज रिटेंशन। सो यहां का जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें ऊपर से OH, नीचे H, और नीचे OAC, ऊपर H। और देखोगे अगर आप ध्यान से तो रिएक्टेंट में क्या था? ऊपर OTS था, ओवरऑल OTS की जगह OH आया, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, राइट। ये प्रोडक्ट जो बनेगा ये क्या है? रिटेंशन है, और यूजुअली यही पूछा जाता है बाय द वे, है ना। एनजीपी में रिटेंशन वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देते हैं एग्जाम में। पर दूसरा अटैक ये भी तो है कि सर इन दोनों कार्बन में मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिख, न्यूक्लियोफाइल को कैसे दिख रहा है पता नहीं, पर अगर ये कार्बन और ये कार्बन दोनों है, आप बताओ हिंड्रेंस वाइज भी कोई डिफरेंस है क्या इन दोनों में? तो क्यों है यहीं पे अटैक होगा? मैं तो कह रहा हूं यहां भी अटैक होगा, तो यहां भी अटैक होगा अगर, तो यहां पे भी ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, OAC टूट जाएगा। लेकिन इसका जो इस वाले अटैक का जो रिजल्ट होगा वो कैसा दिखेगा? ध्यान से देखो, पहले तो दोनों बॉन्ड बना लो। अब देखो नीचे ऊपर से NaOH आएगा इधर, है ना, तो OH ऊपर से लगेगा इधर, और नीचे से क्या लगेगा? OAC, और बाकी H और H एज इट इज रह जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन है?
ये दोनों जो प्रोडक्ट इसमें बन रहे हैं उनमें क्या रिलेशन है? दोनों में एच और OH एंटी है ना, तो ज्योमेट्रिकल कैसे होगा? देखो मैं समझाता हूं इसमें क्या रिलेशन है। अगर तुम यहां पे कोई मिरर रख दो, नहीं रुको रुको, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करते। तो अगर मैंने घुमा दिया, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, हाँ, इस कंपाउंड को ऐसे घुमा दो, राइट? ऐसे घुमाओ पहले कंपाउंड को पूरा, मतलब ये जिस प्लेन में रखा है उस प्लेन को ही पूरा ऐसे घुमा दो, तो OH के सामने ये वाला OH आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा ना ये वाला, और OAC के सामने ये मतलब मिरर इमेज है, मतलब एक तरह से दोनों क्या है, एनांशियोमर्स है। दोनों प्रोडक्ट एनांशियोमर्स है। बाय द वे ये रिटेंशन प्रोडक्ट है और ये इन्वर्जन प्रोडक्ट है। तो एनजीपी में स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी हो सकती है, ठीक है, लिख लो इसको। अब अपन कुछ सीधे सीधे क्वेश्चन करेंगे एनजीपी के, मतलब है ना, ज्यादा स्टीरियो आइसोमेरिज्म इंक्लूड ना करके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस करेंगे। एंड देन स्टीरियो आइसोमेरिज्म की ट्रिक भी बताऊंगा आपको मैं, कि कैसे आप आसानी से प्रोडक्ट बना सकते हो बिना स्टीरियो केमिस्ट्री सोचे। लिख लिया? नहीं? ठीक है, सो लेट्स ट्राई सम सिंपल क्वेश्चंस कि एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेंगे और उसको कैसे आंसर करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई प्रोडक्ट्स इन फॉलोइंग रिएक्शन। प्रोडक्ट या प्रोडक्ट्स, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट बनते हैं तो मल्टीपल बनाओ, सिंगल बनता है तो सिंगल बनाओ। पहला क्वेश्चन, CH3S, यहां पे है Cl, ठीक है। ये जो कार्बन है, देखो मैं आज वैसे भी अपन ऑलमोस्ट वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेक्चर, तो पहले हम ये समझते हैं कि पहले क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, देखो हर क्वेश्चन किसी ना किसी बुक में आपको मिलेगा अलग अलग तरीके से। तो पहला क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री का मैं डिस्कशन कर ही नहीं रहा, सिंपली हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, ठीक है। नो स्टीरियो केमिस्ट्री किधर जाएगा, एंटी पे जाएगा, सिस पे जाएगा, हमें मतलब ही नहीं है, हमें प्रोडक्ट बनाना है कि क्या बनेगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई हमने NaOH के साथ, क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमें बताना, ठीक है। NaI के साथ रिएक्शन कराई इसकी,
ठीक है, ये 4 क्वेश्चन करो, जिसमें से एक ही क्वेश्चन है जहां पे स्टीरियो केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत डिस्कशन भी है, पर चलो ट्राई करो पहले। क्या करें बताओ? नेबरिंग ग्रुप कौन है? एस है। और लिविंग ग्रुप कौन है? तो अभी तो हमने ये सीखा कि अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में दिमाग नहीं लगाना अपने को, तो हमने यही सीखा है कि सर जहां पे नेबरिंग ग्रुप है वहां पे भी OH लगेगा, नेबरिंग ग्रुप बगल में चला जाएगा, और जहां लिविंग ग्रुप है वहां पे भी OH लगेगा और बाकी एज इट इज रह जाएगा। ये दो ही एस्पेक्ट सीखे हमने, दो ही एस्पेक्ट हमने सीखे। तो अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में दिमाग नहीं लगाना तो पहले क्वेश्चन में क्या है कि सर एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये है, एक पे नेबरिंग ग्रुप लगा है SCH3 और दूसरे पे लिविंग ग्रुप लगा है Cl। तो अगर आप स्टेप वाइज करना चाहते हो कि नहीं सर मुझे तो पूरा ही सीखना है, ढंग से करा के दिखाओ, तो ये सल्फर का लोन पेयर जो होगा ये वाला, वो यहाँ पे अटैक करेगा और Cl लीव कर सकता। ये हमने इंट्रामोलिकुलर के नाम पे पढ़ लिया ऑलरेडी, याद करो, ऐसे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं मॉड्यूल में भी, DPP में भी। यहाँ पे प्लस आएगा मोमेंटरली। दी ओनली डिफरेंस इज कि ये वाला कार्बन है कार्बन 14 और ये वाला नॉर्मल कार्बन। ये पहला इंटरमीडिएट बनेगा। इसके बनने के बाद OH माइनस आएगा और OH माइनस दोनों जगह अटैक कर सकता है। कहां कहां? यहां भी और यहां भी। OH माइनस जब यहां अटैक करेगा तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, मतलब जहां Cl था वहां OH लग जाएगा, सिंपल SN2 जैसा प्रोडक्ट। तो बनाओगे आप क्या? CH3S कार्बन 14 नॉर्मल कार्बन Cl, सॉरी OH, और ये हो गया आपका कार्बन 14। दूसरा सिनारियो देखो कि जब यहां पे अटैक होगा तो सल्फर का बॉन्ड ही टूट जाएगा कार्बन 14 से। सल्फर का बॉन्ड अगर कार्बन 14 से टूटा तो इसको हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं कहते। अगर एटम की पोजीशन बदल रही है तो हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहते हैं, है ना। अगर तुम देखो, चलो प्रोडक्ट बना के दिखाता हूं मैं तुमको। क्या अगर OH माइनस यहां अटैक करेगा तो OH कार्बन 14 से लगेगा कि नॉर्मल कार्बन से लगेगा? नॉर्मल कार्बन से, और सल्फर नॉर्मल कार्बन पे चला जाएगा फिर, सॉरी क्या बोल रहा हूं, OH माइनस अगर C14 पे अटैक कर रहा है तो OH C14 पे लगेगा। फर्स्ट पॉइंट, OH C14 पे लगेगा और जो सल्फर था वो नॉर्मल कार्बन के साथ चला जाएगा, राइट। बॉन्ड कहां से टूटेगा? यहां से टूटेगा। तो कार्बन 14 है यहां पे, उससे क्या लगाया आपने? OH, और नॉर्मल कार्बन और उससे लगा है S, और S से लगा है क्या? CH3। अगर आप तुम ध्यान से देखो तो इसको स्टीरियो तो नहीं कहेंगे, अब ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर से भाई, कि ऑक्सीजन कभी नॉर्मल कार्बन से लगा है और कार्बन कभी कार्बन 14 से लगा है, तो स्ट्रक्चर बदल गई ना, पोजीशन बदल गई, राइट। सो पोजीशन बदल गई तो पोजिशनल आइसोमर, दिस इज लाइक अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर। सही बात समझ में? तो अगर सेम लॉजिक लगाएं तो अब अपन यही काम करेंगे, ये नहीं करेंगे अब, है ना। एक बार OH यहां लगाएंगे, ये यही रहेगा, एक बार OH यहां, और ये पूरा उठ के वहां। सो सिंपल ट्रिक, जहां लिविंग ग्रुप है वहां न्यूक्लियोफाइल लगा दो, पहला प्रोडक्ट एज इट इज लगा दो, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में लगा दो।
दूसरा प्रोडक्ट, जहां लिविंग ग्रुप है वहां पे नेबरिंग ग्रुप लगा दो, जहां नेबरिंग ग्रुप है वहां पे न्यूक्लियोफाइल लगा दो, बस दैट्स द फाइनल ट्रिक, है ना। तो जैसे देखो, ये क्या है लिविंग ग्रुप, ये क्या है नेबरिंग ग्रुप। तो पहले ये स्केलेटन बना लो इसका, यहां पे ड्यूटेरियम रहेगा और यहां पे ये रहेगा, ये फिक्स है। अब ग्रुप्स बदल जाएंगे, पहले OH था तो मे भी कुछ और आ जाए। तो दो प्रोडक्ट होते हैं क्या, जहां नेबरिंग ग्रुप, जहां लिविंग ग्रुप था वहां न्यूक्लियोफाइल लगा दो, बाकी सब एज इट इज छोड़ दो, इस प्रोडक्ट नंबर 1। तो जहां नेबरिंग ग्रुप लिविंग ग्रुप था Cl, न्यूक्लियोफाइल क्या है I, फिंगरस्टीन रिएक्शन है ना, ये फिंगरस्टीन रिएक्शन है। तो जहां लिविंग ग्रुप था वहां पे न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, बाकी को एज इट इज छोड़ दिया, प्रोडक्ट नंबर 1, प्रोडक्ट नंबर 1। जहां पे नेबरिंग ग्रुप था वहां पे न्यूक्लियोफाइल लगा दिया, और जहां पे लिविंग ग्रुप था वहां नेबरिंग ग्रुप को लेके चले गए, प्रोडक्ट नंबर 2, खत्म। ये ट्रिक मैं पहले इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि स्टीरियो केमिस्ट्री गड़बड़ होती है, स्ट्रक्चरली तो यही होगा, और स्टीरियो केमिस्ट्री समझने के लिए हमें थोड़ा सा। प्रोडक्ट नंबर 1 क्या है, जहां लिविंग ग्रुप है वहां न्यूक्लियोफाइल है, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ, SN2 वाला प्रोडक्ट विदाउट इन्वर्जन लेकिन, ठीक है। प्रोडक्ट नंबर 2 क्या है, जहां नेबरिंग ग्रुप है वहां पे न्यूक्लियोफाइल, और जहां लिविंग ग्रुप है वहां पे नेबरिंग ग्रुप, ये है प्रोडक्ट नंबर 2। कितनी बार बोलूं कि याद हो जाए, प्रोडक्ट नंबर 1 जहां लिविंग ग्रुप है वहां न्यूक्लियोफाइल, दैट्स इट, Cl हटाया I लगाया, खत्म, जैसा SN2 में करते थे। प्रोडक्ट नंबर 2 में देखो दिमाग लगाना है, जहां लिविंग ग्रुप था वहां पे नेबरिंग ग्रुप, जहां नेबरिंग ग्रुप था वहां न्यूक्लियोफाइल। वी मस्ट मेक वन चेंज, छोटा सा, क्योंकि गलत नहीं लिख सकते ना अपन, मैं गलत नहीं लिख सकता, आप लिख सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ चेंज नहीं किया मैंने, वैसे स्ट्रक्चरली वही है, बट टेक्निकली जहां पे नेबरिंग ग्रुप होता है वहां इन्वर्जन होता है जब ऐड होता है ना। तो वो सेंटर गलती से कायरल सेंटर निकल गया, वो देखो ड्यूटेरियम है तो कायरल सेंटर निकल गया, तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रोडक्ट हम सही बनाए, गलत ना बनाए, है ना। बाकी वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आप एनजीपी का देखोगे वहां स्टीरियो केमिस्ट्री का डिस्कशन नहीं होता, वहां यही डिस्कशन होता है जो हमने यहां किया। और उसकी ट्रिक क्या है, फिर से बोलूं क्या है ट्रिक, बताओ। जहां लिविंग ग्रुप है वहां पे न्यूक्लियोफाइल, और जहां नेबरिंग ग्रुप है वहां पे एज इट इज, और दूसरे प्रोडक्ट में नेबरिंग ग्रुप जाता है लिविंग ग्रुप की जगह पे, और न्यूक्लियोफाइल आता है नेबरिंग ग्रुप की जगह, बस ये दो प्रोडक्ट। सो अब आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानने सीखना पड़ेगा, नेबरिंग ग्रुप पहचानने से। जैसे यहां पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, सो व्हेन यू सी दिस रिएक्शन व्हाट डू यू सी, व्हेन यू सी दिस रिएक्शन यू सी रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ HX। एसिड की तो कोई रिएक्शन मैंने पढ़ाई नहीं है, और पढ़ाई भी है तो इतना बेसिक तो सबको पता है कि एसिड एसिड के साथ तो रिएक्ट नहीं करने वाला, तो यहां इसके साथ रिएक्ट अल्कोहल करेगा, मतलब दिस इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, दिस इंटायर सिस्टम इज एक्टिंग जस्ट लाइक अ नेबरिंग ग्रुप, हाँ या ना बोलो। अब ये वो नेबरिंग ग्रुप नहीं है जो हम अभी तक पढ़ते हैं। इस नेबरिंग ग्रुप की दिक्कत क्या है कि ये बॉन्ड यहां से टूट ही नहीं सकता। कार्बन कभी लिविंग ग्रुप का काम करता है क्या, कार्बन कभी लिविंग ग्रुप का काम नहीं करता है। बाकी सब नेबरिंग ग्रुप ऐसे नेबरिंग ग्रुप थे कि वो लिविंग ग्रुप का भी काम करते हैं, OH H2 बन के लिविंग ग्रुप बन जाता है, SH अच्छा खासा लिविंग ग्रुप है। तो मतलब यहां पे तो और सिंपल हो गई कहानी भाई, दूसरा प्रोडक्ट बनाना ही नहीं है, क्योंकि दूसरी साइड पे कभी अटैक होगा ही नहीं। अटैक कहां होगा, सिर्फ वहीं पे जहां पे पहले से ही आपका लिविंग ग्रुप लगा था, तो बस इससे प्रोडक्ट एक ही बनेगा। सब कुछ एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेना है, और बस OH की जगह क्या लगा देना है, Cl, बाकी सब एज इट इज। और स्टीरियो केमिस्ट्री रिटेन होती है, हमने पढ़ा था, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होता है एनजीपी में, तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन कर दिया। बताओ भाई, इसका प्रोडक्ट बता दोगे सब लोग अब, ये तीनों के बाद तो इसमें कुछ है ही नहीं अब तो, ये तो पहले क्वेश्चन का ही है, बस नेबरिंग ग्रुप अलग है। पहला प्रोडक्ट क्या होगा बताइए,
दो बनेंगे इसमें। फिनाइल इज द नेबरिंग ग्रुप, जाके लग जाएगा फिर निकल जाएगा। सो क्या क्या होगा देखो, पीएच आई कार्बन 14, जहां लीविंग ग्रुप था वहां न्यूक्लियोफाइल, सॉरी आई नहीं एसएच, जहां लीविंग ग्रुप था वहां पे न्यूक्लियोफाइल लग गया, पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट का क्या ट्रिक बताया था मैंने, दूसरे प्रोडक्ट का ट्रिक क्या था, जहां लिविंग ग्रुप था वहां पे नेबरिंग ग्रुप, मतलब पीएच यहां पे, और जहां नेबरिंग ग्रुप था वहां पे न्यूक्लियोफाइल, और ये हो गया कार्बन 14, और ये फिर से हो गए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यही सब क्वेश्चन कॉमनली देखने को मिलते हैं, और यहीं पे बच्चे गलत करते हैं, सर ये न्यूक्लियोफाइल यहां कैसे आ सकता है ना। सोचो अभी तक तुमको एनजीपी नहीं पता था, तुमको सिर्फ SN2 रिएक्शन पता थी, तो तुमको ये प्रोडक्ट पता था, ये तो तुम कभी सोच ही नहीं सकते थे कि यहां पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और ये पूरा उधर चला जाएगा, तो कभी हम सोच ही नहीं सकते थे, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन मॉड्यूल में भी है अल्काइल हैलाइड में, पर हमने उसको मार्क नहीं किया, हमने उसको ट्राई नहीं किया, स्किप कर दिया कि हाँ वो बाद में पढ़ेंगे। क्या थोड़े और क्वेश्चन कराऊं या क्या करूं बताओ, हाँ बस ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में यही से कंटिन्यू करेंगे। एंड न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक्स कराओ क्या, अच्छा और क्वेश्चन करने का, अरे तो बोला ना मैं तो रेडी भाई। अब ये जो दो क्वेश्चन, दो ही क्वेश्चन करता हूँ, चलो चलो सबके दोनों के बीच का मैं रख लेता हूँ, दो ही क्वेश्चन कराता हूँ, दो ही क्वेश्चन करेंगे, इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं ना। क्या ट्रिक थी, जहां लिविंग ग्रुप था वहीं उसी डायरेक्शन में न्यूक्लियोफाइल लगा दो, पहला प्रोडक्ट तो आंख बंद करके बन जाएगा। दूसरे प्रोडक्ट के लिए क्या करना था, जहां नेबरिंग ग्रुप था वहां न्यूक्लियोफाइल, बट ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ नेबरिंग ग्रुप, जहां लिविंग ग्रुप था वहां पे नेबरिंग ग्रुप, ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ नेबरिंग ग्रुप। हाँ मे भी वो एक ही बने, वो पॉइंट नहीं है, नहीं वो तो, सो दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंटी पे पहले करेंगे उसको, पर पता है कि एंड में प्रोडक्ट क्या बनना है, और रिएक्शन होगी तभी जब वो एंटी पे जाएंगे, तो फिर हम सीधे वो लॉजिक ही लगा लेते ना, सीधे फाइनल कंक्लूजन ही यूज कर लेते ना, रिएक्शन तो होगी ही, एनजीपी है रिएक्शन भी है, मतलब रिएक्ट तभी करेगा जब आई उसके एंटी पे जाएगा, पर उसका रिजल्ट क्या है, या तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन या दोनों जगह पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, तो हम वही काम कर लेते ना पहले, क्या नहीं एक ही इन्वर्जन होगा ना। अच्छा चलो पहले समझो इसको, क्या बताया था मैंने, नेबरिंग ग्रुप क्या है और लिविंग ग्रुप क्या है, पहले तो ये पता करो, समझ लो कि ट्रिक कैसे यूज करना है। ये क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता है, ये क्वेश्चन तुम्हें जितना सिंपल दिख रहा है किसी भी दूसरे बच्चे से पूछना नहीं कर पाएगा, दूसरा प्रोडक्ट कोई नहीं बता पाएगा, पहला सब बता देते हैं क्या कि जहां पे लिविंग ग्रुप हटाओ नेबरिंग ग्रुप लगाओ सब कर लेते हैं, दूसरा कोई नहीं कर पाता है। तो समझते, आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे NaI है तो ये फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है तो Br हटेगा आई आएगा, तो Br हट के आई आएगा, तो एक प्रोडक्ट तो देखो कोई भी बना सकता है, मैंने क्या बोला, एक प्रोडक्ट किसी भी बच्चे को जिसको थोड़ा बहुत एनजीपी का नॉलेज है वो बना रहता है कि सर लिविंग ग्रुप की जगह न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, एक प्रोडक्ट ही है। अरे पर फिंकेल्स्टीन रिएक्शन है ना, आई को रिप्लेस नहीं करता, मतलब Br को करता है ना इसमें, है ना। प्लस दूसरे प्रोडक्ट में क्या है देखो, पहले ये बना लो, जहां पे देखो आप में से बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जहां पे नेबरिंग ग्रुप था वहीं पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, लेकिन उसके ऑपोजिट साइड में, मतलब ये आई है, बाय द वे ये आयोडीन
सेम ही है, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा नेबरिंग ग्रुप है। तो पर ये न्यूक्लियोफाइल वाला आयोडीन है। क्या था कि या तो रिटेंशन करोगे या फिर जहां नेबरिंग ग्रुप था वहां न्यूक्लियोफाइल आएगा, ऑन द अपोजिट साइड आ गया, और जहां लीविंग ग्रुप था वहां नेबरिंग ग्रुप चला जाएगा ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। तो यहां पे आया जा, और ये H और ये H, ना ये ऑप्टिकली एक्टिव है ना ये ऑप्टिकली एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये भी मेसो कंपाउंड है और ये भी मेसो कंपाउंड है, तो एक्चुअली में दोनों सेम ही है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। और अगर इनमें से कोई भी कायरल सेंटर होता तो हो सकता है वो मिरर इमेज बन के एनांशियोमर बन जाता, या आने वाला न्यूक्लियोफाइल जाने वाले से अलग होता, नेबरिंग ग्रुप से अलग होता, यहां आता। फिर से मैंने वैसा ही ले लिया, नहीं एसएच ले लेते हैं ना, तो ऐसा ना हो कि मेजो जैसा स्ट्रक्चर बन जाए फिर लगेगा कि सर हर जगह मेजो ही बनता है, मे बी। सो पहला प्रोडक्ट सब बना लेंगे क्या? पहला प्रोडक्ट में क्या करना है, यहां पे लिविंग ग्रुप कौन है पहले तो बताओ, आयोडीन है लिविंग ग्रुप, तो आयोडीन की जगह हम क्या लगा देंगे, एसएच लगा देंगे। पहला प्रोडक्ट अब सबको आना चाहिए भाई, पहला प्रोडक्ट सबको आना चाहिए कि कुछ करना ही नहीं है ना भाई, उसमें न्यूक्लियोफाइल वहीं लगाना है जहां पे लिविंग ग्रुप था, उसी डायरेक्शन में लगाना है जिस डायरेक्शन में लिविंग ग्रुप था। दूसरे प्रोडक्ट में दिमाग लगाना है, वो भी नहीं लगाना है, वो भी सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आपके लिए। क्या? जहां पे लिविंग ग्रुप था वहां पे नेबरिंग ग्रुप आएगा ऑन दी ऑपोजिट साइड, तो आ गया ऑन दी ऑपोजिट साइड, और जहां पे नेबरिंग ग्रुप था वहां पे न्यूक्लियोफाइल आएगा ऑन दी ऑपोजिट साइड, तो यहां पे आ गया न्यूक्लियोफाइल, ये H और ये H। अब समझदार लोग बताएं मुझे कि ये दोनों में क्या रिलेशन है? सेम कंपाउंड, अगेन आइडेंटिकल। कैसे? इसको तुम ऐसे घुमा सकते हो ना, नहीं एनांशियोमर बन रहे क्या? अगर इसको हम 180 से घुमाए तो एनांशियोमर्स बन, सॉरी एनांशियोमर्स बन रहे है ना? यहां पे मिरर, इसको या तो फिर मिरर तुम यहां रख दो, आई थिंक, हाँ मिरर यहां रख दोगे तो ये बन जाएगा। अगर तुम यहां पे मिरर रखोगे तो ऊपर क्या आएगा, H लेफ्ट साइड में और SH राइट साइड में, H लेफ्ट साइड में SH राइट साइड में, और नीचे क्या आएगा, OH लेफ्ट साइड में और H राइट। आया समझ में? बस ये लास्ट है, ये एग्जैक्टली लास्ट है, ताकि ये कहानी हम खत्म कर लें कि कब एनांशियोमर और कब मेसो कंपाउंड, कब सेम कंपाउंड बन रहा है ना, ये स्टोरी भी कंप्लीट कर ले हम लोग। बाय द वे ये दोनों क्या थे, एनांशियोमर्स। बताइए क्या लगाएंगे इसमें, क्या बनाएंगे? ट्रिक यूज करो आंख बंद करके। क्या करना है? ट्रिक यूज करना है। कैसे? कौन बताएगा? पहला क्या था? पहले तो ये पता करो कि लिविंग ग्रुप क्या है। लिविंग ग्रुप क्या है? आयोडीन है, तो लिविंग ग्रुप की जगह आंख बंद करके न्यूक्लियोफाइल लगा दो, तो OH, और लिविंग ग्रुप क्या है, I की जगह SS लगा दो। दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट। नाउ सेकेंड प्रोडक्ट में क्या करते हैं हम लोग? सेकेंड प्रोडक्ट में क्या करते हैं? सेकेंड प्रोडक्ट में क्या करते हैं? जहां पे लिविंग ग्रुप था वहां पे नेबरिंग ग्रुप ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप OH, जहां पे नेबरिंग ग्रुप था वहां पे न्यूक्लियोफाइल ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ नेबरिंग ग्रुप SH, और यहां पे H और यहां पे H। ये जो बना ये दोनों सेम कंपाउंड है, क्योंकि जब तुम इसको 180 डिग्री से घुमाओगे तो सल्फर नीचे और राइट साइड में, ऑक्सीजन ऊपर और राइट साइड में, H दोनों जो इधर, तो हमेशा मिरर इमेज जैसा दिखने वाली चीज मिरर इमेज नहीं होगी। वैसे मैं आपको ट्रिक बता सकता हूं कि कैसे पता करेंगे रिएक्टेंट देखते ही, बट एनीवेज ये आइडेंटिकल है दोनों, है ना? कि अगर नेबरिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप एकदम इक्लिप्स बना रहे हैं, इक्लिप्स मतलब नेबरिंग ग्रुप लिविंग ग्रुप आमने सामने,
एच एच आमने सामने, मिथाइल मिथाइल आमने सामने, तो फाइनल प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिकल ही बनेगा। और अगर नेबरिंग ग्रुप और लीविंग ग्रुप इक्लिप्स नहीं बना पा रहे हैं, लेट्स से एंटी बना पा रहे हैं, या आमने सामने कुछ आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमेशा इनैंशियोमर प्रोडक्ट बनेगा। आई बात समझ में? हाँ, तो वापस बता दूं कि रिएक्टेंट देखते ही कैसे पता करेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो रिएक्टेंट जो दिख रहा है, फिर से बोल रहा हूं, ऐसा सोचो कि रिएक्टेंट में अगर नेबरिंग ग्रुप न्यूक्लियोफाइल दोनों सेम होते और अगर वो मेसो कंपाउंड होता तो प्रोडक्ट हमेशा दो आइडेंटिकल बनेंगे। आई बात समझ में? मतलब एक काम करो, लिविंग ग्रुप और नेबरिंग ग्रुप को भूल जाओ एक बार, बाकी सब कुछ इक्लिप्स है क्या, एच के सामने एच, मिथाइल के सामने मिथाइल, और नेबरिंग ग्रुप और लिविंग ग्रुप को भी मान लो कि सेम ही है, तो वो भी एक तरह से इक्लिप्स हो गए एक दूसरे से। तो अगर सब कुछ इक्लिप्स फॉर्म में बन रहा है तो प्रोडक्ट हमेशा आइडेंटिकल बनेंगे, और अगर इक्लिप्स फॉर्म में नहीं बन रहा है तो प्रोडक्ट इनैंशियोमर बनेंगे, प्रोवाइडेड कि दोनों कायरल सेंटर हो, है ना, मतलब स्टीरियोआइसोमर बने पहले। ये सारे ट्रिक घर से लिख के ले आना नेक्स्ट क्लास में ना, ताकि याद रहे फ्यूचर में। और किसी से भी पूछ लो, नहीं बना पाते हैं बच्चे, है ना, कोई भी बच्चे को जाकर देखे आओ क्वेश्चन कि भाई इसका बता दो प्रोडक्ट कौन कौन से बनेगा, हमेशा कंफ्यूजन रहता है ना। चलो, थैंक यू गाइस।